हाँ बेटा, देखिए मैंने कल आपको बताया था कि न्यूरॉन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। पहली रेस्टिंग स्टेज होती है, पोलराइज स्टेज। दूसरी क्या होती है, डीपोलराइज स्टेज। और तीसरी क्या होती है, रीपोलराइज स्टेज। इसी को अब ग्राफ से बताया गया है, सुन लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सोचिए, मैंने आपको बताया था बेटा, क्या क्या आपको मालूम है नॉर्मली जब मेम्ब्रेन, क्या याद है कुछ भी, क्या कुछ भी याद है आपको? ये सबसे पहले तो बोलो बच्चों, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। बोलिए, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोलीमा। और अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। और बेटा याद करो, नॉर्मली यहाँ पे एक पंप वर्क कर रहा होता है। इस पंप को क्या बोलते थे? सोडियम पोटेशियम पंप। ये दो सोडियम, तीन सोडियम बाहर ले जा रहा था और दो पोटेशियम अंदर ला रहा था। यहाँ पे क्या खर्च हो रहा था? एटीपी खर्च हो रहा था। यहाँ पे थे सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल और यहाँ पे थे पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। ये नॉर्मल के क्या थे? बंद थे। और ये कौन काम कर रहे थे? लीकी चैनल काम कर रहे थे, जिससे बहुत कम सोडियम और बहुत ज्यादा ज्यादा थोड़ा पोटेशियम अंदर आ रहा था। तो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में एक्सोलीमा की सोडियम के लिए परमिएबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल थी, भले ही लीकी चैनल्स जो थे वो फंक्शनल थे। क्या याद आया आपको? यहां पर फिर क्या होता था? अंदर निगेटिव प्रोटीन्स ज्यादा होती थी, अंदर निगेटिव प्रोटीन्स ज्यादा होती थी और बाहर कैटायन ज्यादा होता था। इसलिए इसके ऊपर ऐसा चार्ज आ जाता था, समझे? ये होता था। अब यहाँ चार्ज आता था तो कोई पोटेंशियल भी होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, इसी को बोलते थे RMP। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू कितनी थी? -70 मिली वोल्ट। तो ये देखिए वही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से शुरुआत कर रहे हैं, समझे? फिर ये मैंने कहा था, बताइए, क्या किसी भी इंपल्स पे नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी? नहीं। एक खास इंपल्स होता है जिस पे नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड इंपल्स। कितनी वैल्यू होती है? -60, -62, -55 मिली वोल्ट। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंपल्स। तो जब थ्रेशोल्ड इंपल्स मिलता है, याद करो फिर से, ये एक्सोलीमा है। जब थ्रेशोल्ड इंपल्स मिलता है तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था, ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है, जिससे सोडियम अंदर आने लगता है और पोलैरिटी पहले की रिवर्स हो जाती है। इतना काम होता है। मगर अब आगे ये कह रहे हैं, जैसे ही मान लीजिए थ्रेशोल्ड इंपल्स आया, भाई मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से कहा कि बेटा ऐसा करो, ये वाला स्विच ऑन कर दो। तो अब ये बच्चा जाएगा तब तो स्विच ऑन होगा। बच्चा जा रहा है, समझे? तो जब थ्रेशोल्ड इंपल्स आता है, सोचो ये पंखा है, मान लो स्विच ऑन करेगा चलेगा। मगर ऐसा तो नहीं मैं इससे बोलूंगा बेटा पंखा चालू कर दो, पंखा तुरंत ऑन हो जाएगा। बताइए, ये जाएगा वहां तक, तब तो पंखा ऑन करेगा ना। वैसे ही ऐसा नहीं है कि थ्रेशोल्ड इंपल्स आया और तुरंत सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। भाई मैंने कहा बेटा जाओ वो स्विच ऑन कर दो, पंखा या फैन ऑन कर दो। तो इस बच्चे को यहां से उस स्विच बोर्ड तक जाने में एक टाइम लगेगा। ये समझो ये बच्चा नहीं, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, हम है थ्रेशोल्ड इंपल्स। हमने थ्रेशोल्ड इंपल्स दिया इसको। तो ऐसा नहीं कि थ्रेशोल्ड इंपल्स गया, भाई आप ही बताओ, किसी के घर गए, आप अपने ही घर गए, है ना? सबसे ज्यादा बेटा तुम्हें प्रेम मालूम कौन करता है जीवन में? तुम्हारे पेरेंट्स, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर सही में कोई प्रेम करेगा ना, तो तुम्हारे बच्चे। ये सच्चाई है जीवन की तुम्हारे। बाकी सब अंधविश्वास है। अच्छा बहुत लगता है अंधविश्वास, टीवियों में दिखाया जाता है ना, है कि नहीं? पर सच्चाई आपको बता दे रहे, सबसे ज्यादा हम लोग प्रेम करते हैं अपने बच्चों को। और तुम्हारे पेरेंट्स प्रेम करते थे तुमको। तुम भी प्रेम करोगे अपने बच्चों से। पेरेंट्स से भी करते हैं, बट वो जो रियल होता है ना, असली चीज जिसके लिए सब कुछ बचा के रखते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं। वो आपके लिए जीवन भर सब कुछ बचाते रहते हैं और सब कुछ जोड़ते रहते हैं।
तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, सोचो कितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, समझे। वहां पे भी जाओ, मान लो कि दरवाजा नॉक करोगे तो क्या तुरंत दरवाजा खोल देंगे कि बैठे एकदम थाली लिए, बहुत बड़ा काम कर लिए हो ना, है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी, तो थाली की आरती की थाली लिए तो बैठे नहीं है। तो अब जब तक आएंगे तब तो दरवाजा खोलेंगे ना, तो उनके दरवाजे तक आने में एक समय लगेगा, तब दरवाजा खुलेगा। तो वैसे ही ध्यान रखेगा कि जब थ्रेशोल्ड इंपल्स आया, पहले तो थ्रेशोल्ड इंपल्स कितना था, -60 टू -55 मिली वोल्ट, फिर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इंपल्स आने के बाद वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने में कुछ समय लगता है, इसी को बोलते हैं लेटेंट फेज। क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट फेज, समझे, इतना ये डिले होता है। अब मैंने क्या कहा था, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, सोडियम किलो के हिसाब से अंदर आने लगेगा, अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन, अंदर कैटायन बढ़ जाएगा, यहां एनायन बढ़ जाएगा, तो रिवर्सल हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ये स्टाइल है बनाने के लिए, 4 बार बनाना तो तुम्हारा हमेशा बैलेंस बना रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं तुम 4 बनाओ, ज्यादा मगर बनाना नहीं चाहिए, फालतू का काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए हम गिन के देखना, 4 जब भी बनाते हैं 4 ही बनाते हैं इसमें। और वोल्टेज गेटेड चैनल ये देखिए, तो सुनो, अब रिवर्सल हो जाएगा पोलैरिटी का। अब इसके कारण यहां पे वोल्टेज जनरेट होता है, इसके कारण यहां पे वोल्टेज जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है, +30 मिली वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अब एक्शन में आ गई है, इसलिए इसको कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। समझ में आया। तो ये देखो, पहले ये लेटेंट फेज था, लेटेंट फेज था मतलब दरवाजे खुल रहे थे, अब दरवाजे खुल गए, सोडियम के दरवाजे हैं ये खुल गए, समझे। अब दरवाजे खुल गए तो देखो सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पोलैरिटी पूरी रिवर्स हो गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो ये देखो यहां पे आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा स्पाइक पोटेंशियल। फिर मैंने क्या कहा था, इसी समय देखो ध्यान से, इस ग्राफ को देखो, इसी समय पोटेशियम के भी वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, कितना, +30 मिली वोल्ट पे। कल आपको बताया था +30 मिली वोल्ट पे पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, याद आया। पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, समझे। और पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाएगा, फिर से पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाएगा, मतलब अंदर निगेटिव प्रोटीन ज्यादा हो जाएगी और बाहर कैटायन ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन फेज। तो ये था डीपोलराइजेशन और ये है रीपोलराइजेशन। फिर मैंने आपको ये भी, अच्छा ये आपको कल बता दिया था, देखो पहले वोल्टेज कितना था, -70 मिली वोल्ट, अब वोल्टेज कितना हो गया, +30। तो बताया था ये हो गया ग्रेडियंट, ये क्या हो गया, ग्रेडियंट। काहे का ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण यहां लोकल करंट डेवलप होगी, लोकल करंट डेवलप होगी, कहां से कहां चलेगी आपकी, पोलराइज्ड से आपका डीपोलराइज से, डीपोलराइज से जो मान लो पहले पहले से जो पोलराइज्ड होगा उसकी डायरेक्शन में चलेगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी का रिवर्सल बढ़ता जाएगा आगे, समझे। तो ये लोकल करंट डेवलप हो जाएगी और वो आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर मैंने बताया था, अभी बताया, +30 मिली वोल्ट स्पाइक पोटेशियम पर, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल अब ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, और यहां पे पोलैरिटी का क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। अब यहां से करंट आगे बढ़ चुकी है, समझे। तो ये रीपोलराइज्ड स्टेज। मगर आपको फिर मैंने बताया था कि ये जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं बड़े भारी भारी होते हैं, स्लो चैनल होते हैं, धीमे धीमे खुलते हैं और धीमे धीमे बंद होते हैं। अब क्योंकि धीरे धीरे बंद हो गए ना, तो जितना पोटेशियम बाहर जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा बाहर चला जाएगा। तो वोल्टेज आना कितना चाहिए था,
-70, मगर आ कितना जाता है, -90 मिली वोल्ट आ जाता है। तो बोल रहे जितना जाना चाहिए था ना उससे ज्यादा ही चला गया, समझे। तो वोल्टेज जो है आना चाहिए था -70, उसके आ जाता है माइनस। फिर बेटा आपको क्या बताया था, नॉर्मल स्टेज में क्या होता था, पोटेशियम के चैनल, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते थे, बंद होते थे। सोडियम के भी वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होते थे। सोडियम पोटेशियम पंप काम करता था, जो कि 3 सोडियम को बाहर ले जाता था। याद करो बेटा, देखो तो नॉर्मल स्टेज में क्या हो रहा होता है, याद करो। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था ये, 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा, 2 पोटेशियम को 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। और लीकी चैनल्स, जो लीकी चैनल्स काम कर रहे थे सर, ये भी तो 2 पोटेशियम को अंदर ला रहे थे। तो देखो ये सारे जो काम हो रहे हैं रेस्ट, तो क्या कर रहा, ज्यादा पोटेशियम को अंदर ला रहे हैं, समझे कि वो जितना ज्यादा बाहर निकल गया है, चलो अब इसको एडजस्ट करो, समझे, नॉर्मल लेवल पे लाओ। तो ये देखिए जब इसमें जाएगा ना, तो ये रिपोलराइजेशन के बाद इसको रिपोलराइज होना चाहिए था, तो जितना पोटेशियम निकलना था उससे ज्यादा निकल गया, और ज्यादा निकल गया तो इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन या हाइपर पोलराइज स्टेट। यहां पे वोल्टेज अब कितना हो जाता है इसका, -90, मगर ये तो है नहीं, यहां से चालू ही नहीं हो सकता, तो वापस ये -90 कितने पे चला जाएगा, माइनस। अब सुनो सुनो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, मान लो यही बच्चा है, ये बच्चा है, ये यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे मेरी जगह पे कोई बच्चा खड़ा है, एक स्विच इधर है और एक स्विच इधर है, समझ लो एक ये स्विच है, एक ये मान लीजिए ये एक स्विच है, और एक ये स्विच है, समझे। इस स्विच से फैन चलता है, इससे फैन चलता है, और इस स्विच से एसी चलेगा, जो कि दोनों ही हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं ही बच्चा हूँ, चलिए बुढ़ा हूँ, ठीक है समझे। आइए वापस, मेरी जगह कोई बच्चा है, सुनिए ध्यान से। तो मैं ही हूँ, मुझे मेरे टीचर ने आदेश दिया कि बेटा एक काम करो, फैन को ऑन कर दो। ठीक, तो देखो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फैन को ऑन किया, ठीक। अब मुझसे कह रहे एसी का स्विच ऑन कर दो, तो पहले तो मैं वापस यहां से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आऊंगा, अब इसके बाद ही तो मैं एसी ऑन कर सकता हूं। क्या जब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, तब मैं एसी ऑन कर सकता हूं, बताइए। जब मैं कोई काम कर रहा हूं तब वो ज्यादा बोलेंगे तो यही बोलेंगे, एक बात बताइए आप पहले कराना क्या चाहते हैं, एसी ऑन करें कि फैन ऑन करें, एक आप पहले डिसाइड कर लीजिए। देखिए हाँ, गलत कह रहे हैं, जो आप पहले बोले पहले वो ऑन करे दे रहे हैं, जो बाद में बोले बाद में वो ऑन करे दे रहे हैं, समझे। तो मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए ये कोई, मैं एक ये स्विच ऑन कर रहा हूं, स्विच ऑन कर रहा हूं, उस समय में मैं दूसरा स्विच नहीं ऑन, मतलब दूसरी साइड वाला काम नहीं कर लूंगा, जब तक मैं वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आऊंगा, और फिर मैं यहां पे काम करूंगा। अब देखो इस नर्व इंपल्स को, नर्व को देखो, यहां से चालू हुआ था, इसको वापस नॉर्मल होने में इतना टाइम लगेगा, समझे। अब बेटा इसी के बाद ही तो दूसरा ग्राफ चालू होगा। अरे बुद्धि में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, जब तक ये काम कर रही है तब तक ये दूसरा इंपल्स दे भी दोगे तो काम नहीं करेगी। भाई मान लो बच्चा इधर जा ही रहा है, अब मैं बोल दूं एसी का स्विच ऑन करो, तो एसी का स्विच तो उधर है ना, तो पहले बच्चे को अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आना पड़ेगा, और फिर वो एसी के काम के लिए, मतलब ये एक मेरी, मैं मान लो नर्व हूं, मुझे ये एसी का ये नर्व है, ये जा रही है ऐसे फैन ऑन करने के लिए, ये देखिए एक इंपल्स मिला हुआ है ना, फैन ऑन कर रहा हूं। अभी मैं बोल दूं एसी का स्विच ऑन करो, तो भले ही दे दो तुम कमांड, मगर ये तो वापस अपना ऐसे जाएगा, अपनी जगह पे आएगा, फिर ही इधर जा सकता है। तो कब तक नर्व दूसरा इंपल्स नहीं ले सकती, और दे भी दोगे तो कुछ करेगी नहीं, होएगा नहीं, जब तक ये वापस काम करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ना आ जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये देखो काम करके पूरा वापस कब आ रहे हैं, देखो काम करके, जैसे पापा होते हैं ना ड्यूटी पे जाते हैं, 10 बजे ड्यूटी पे गए, समझ रहे हो ना,
तो दोबारा ड्यूटी पे कब जाएंगे? क्या दोबारा 7 ही बजे चल देंगे? 10 बजे का टाइम है ना भैया। तो ये देखो, ये गए अपना बढ़िया आराम से काम किया, समझ रहे हो ना, फिर यहां पे आए, फिर यहां आए। तो ये जो टाइम है, इस पूरे टाइम में ये दूसरा कोई इंपल्स नहीं लेगा। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज या रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच न्यूरॉन कैन नॉट रिस्पॉन्स टू द कॉन्जिक्यूटिव, मतलब दूसरे इंपल्स के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा कि भैया एसी का भी स्विच ऑन कर। तो सोचो, तुम्हारे दिमाग में भी अगर एक से ज्यादा इंपल्स आ जाए एक समय में, तो अगर वो एक काम कर रहा है तो उस समय में वो दूसरा काम नहीं करता है। सोच लीजिए, मगर हमारे पास न्यूरॉन ही बहुत सारे हैं, एक एक काम कर रहा है तो दूसरा दूसरा काम करने लगता है, पर फिर भी कुछ काम जो है छूटता है। इसीलिए सर छूट जाता है, कभी कभी हमारा होमवर्क छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़े रहे थे? रिफ्रैक्टरी पीरियड में पढ़े रहे थे। तो अब अगर काम ना हो तो बोल देना सर अभी हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा था, है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए इसको। बेटा साइनेप्स क्या होते हैं? साइनेप्स जंक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जंक्शन है। और ये जंक्शन कहाँ होते हैं? देखिए, ये फिजिकल जंक्शन होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में, ध्यान रखिएगा। तो साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स फिजिकल जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ जर्नली क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में, मगर जनरली यूजुअली ये क्या होते हैं? एक तरफ का एक्सॉन और दूसरे तरफ का डेंड्राइट। तो एक्सॉन डेंड्राइट को मर्ज कर दो तो नाम क्या हो जाएगा? एक्सोडेंड्राइटिक। ये लीजिए, तो इनको बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। पहली बात तो ये है कि साइनेप्स क्या होता है। अरे देखो इधर देखो, समझो सब लोग समझो। तो साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स जंक्शन होता है। बोलो बच्चों, किसके किसके बीच का जंक्शन होता है बताइए? एक तरफ एक्सॉन और एक तरफ डेंड्राइट। तो इस जंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोडेंड्राइटिक जंक्शन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो साइनेप्स यूजुअली एक एक्सोडेंड्राइटिक जंक्शन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका काम क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन, ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन, ये काम होता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, बोल रहे यहां पर सुनिए। तो ये फंक्शन ये हो गया। कंपोनेंट्स क्या होते हैं साइनेप्स के? तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो आपको ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और नीचे जो दूसरा डेंड्राइट होगा, इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बीच में जो गैप होता है ना, जगह, ये जो जगह होती है, इस जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। यहां पे ये थैलियां रखी होती हैं, वेसाइकल्स भरी होती हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर से। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे साइनेप्टिक, ये साइनेप्स में? तो देखिए यहां पर ऊपर सबसे पहले बोलो बेटा, ये क्या होती है आपकी? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नीचे वाली क्या हो जाएगी? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बीच में जो गैप होगा इसको क्या बोलोगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलोगे, समझे। और अंदर ये जो थैलियां भरी होती हैं इनको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ये जो भरी होती हैं किससे भरी होती हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो दो बातें बता दी हैं। पहला तो साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन होता है एक एक्सॉन के और दूसरे डेंड्राइट के बीच में, इसीलिए इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोडेंड्राइटिक जंक्शन, ठीक है। काम क्या होता है साइनेप्स का? ए नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। फिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो अभी बताए, देखो ऊपर की ओर क्या दिख रही है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नीचे की ओर क्या दिख रही है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो गैप आता है क्या बोलोगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पहले जो वेसाइकिल थी इनको क्या बोलोगे?
हाँ सिनेप्टिक वेसाइकिल्स बोलेंगे। और इन्हीं में क्या पाया जाएगा, इन्हीं में पाया जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखो बेटा साइनेप्स कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक तो केमिकल और दूसरे इलेक्ट्रिकल। देखो केमिकल नाम से, देखो अभी तो आपने पढ़ लिया भैया नर्व इंपल्स होता कैसा है, वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ ना जब नर्व इंपल्स आएगा, देखो केमिकल वाले को केमिकल क्यों बोलते हैं समझिए, यहाँ पहले जब नर्व इंपल्स आता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, उस इलेक्ट्रिकल को पहले केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है और आगे पास किया जाता है। तो अब इतना काम करोगे, तीन तीन काम करोगे आप, तो फिर कुछ समय तो लगेगा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, समझे। सुनो बेटा देखो यहाँ पे इधर देखिए, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, ये देखिए समझिए बेटा इधर देखो, एक मिनट देखो, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये बेटे ये अभी बताया था ये साइनेप्टिक वेसाइकल है, ये है साइनेप्टिक वेसाइकल्स, इनमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा इसको रिसीव करेगी ये साइनेप्टिक वेसाइकल। इधर देखो बेटा सीमी बोल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा इसे रिसीव करेगी ये साइनेप्टिक वेसाइकल। फिर ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है ना, ये देखिए अभी बताया था बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलोगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पीछे वाली मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलोगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलोगे, समझे। तो ये जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है ना, फिर ये यहां जाकर के फ्यूज हो जाएगी ऐसे, और अपना जो है, अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज कर देगी। और ये जो जगह होती है बताया था बेटा, इस जगह को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ ये जगह थोड़ी ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, समझे। तो क्या मैकेनिज्म के पहले इतना क्या है, हो क्या रहा है, केमिकल साइनेप्स कैसे काम कर रहे हैं। पहले ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, किसके पास आएगा, साइनेप्टिक वेसाइकल के पास। तो ये साइनेप्टिक वेसाइकल फ्यूज हो जाएगी जाकर के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और अपने ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रिलीज कर देगी। फिर ये जो है नीचे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें पाए जाते हैं इसके लिए रिसीवर, और क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहे हैं तो इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। अब ये देखिए, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेंगे और आगे चल के फिर से इस केमिकल स्टिमुलस को केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आगे पास कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या मेथड है, मैंने आपको बताया, यहाँ पहले किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल, बीच में किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल, और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए पहले स्टिमुलस आया, इंपल्स आया केमिकल फॉर्म में, फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, और फिर पहले आया इलेक्ट्रिकल में, फिर केमिकल में कन्वर्ट हुआ, और फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ। ऐसा कौन से साइनेप्स में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल साइनेप्स। यहां साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितनी होती है, 20 नैनोमीटर होती है। दूसरा, इतना काम करोगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी कि ये कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। और भैया अब केमिकल चाहिए, क्योंकि ये केमिकल नाम ही क्या है, नाम ही उनका केमिकल साइनेप्स है, तो इनको केमिकल चाहिए, और ये केमिकल ही तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होंगे। अब बोल रहे भैया इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है दोनों तरीके के इंपल्स दे सकता है, एक्साइटेटरी भी दे सकता है और इनहिबिटरी भी दे सकता है, मगर ये होता यूनिडायरेक्शन ही है, क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए रिसेप्टर्स हैं, यहाँ वैसा, इस रीजन मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, कि ये बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा है। अरे भैया यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, रिलीजर नहीं है। अगर यहाँ थैली होती और यहाँ रिसेप्टर होते, ये चीजें दोनों और होती, तब बाई डायरेक्शनल होता। क्यों याद कर रहे हो, सीधे जो दिख रहा है ये देखो ना, यहाँ थैलियां भरी हुई हैं, तो केमिकल यहां से यहीं आ सकता है, यहां से यहां नहीं जा सकता है। आज आई बात समझ में, तो ये यूनिडायरेक्शनल ही होगा, क्योंकि एक तरफ है न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल और दूसरी तरफ है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। अगर ये पूछ ही ले कि क्यों ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं,
तो बेटा एक तरफ ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल, तो अप साइड में जो आपका एक्सॉन का डेंडा, आपका एक्सॉन से जो आ रहा है, इसी साइड में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल है, और इस साइड में ही न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये यहां से रिलीज होगा और ये रिसीव करेगा। बट अगर क्वेश्चन पूछ ही लें कि कब ये बाई डायरेक्शनल होते, जब दोनों ओर न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल पाई जाएगी और दोनों ओर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पाया जाएगा, तब देखो इधर से भी केमिकल रिलीज कर सकते हैं, उधर से भी केमिकल रिलीज कर सकते हैं, इधर भी रिसीव कर सकते हैं और उधर भी रिसीव कर सकते। अगर मान लो फ्रेम कर दे, ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जाए आपसे कि भैया कब, मान लो मान रहे हैं, होगा नहीं ऐसा, कि क्या किसी कंडीशन में इसको बाई डायरेक्शनल बनाया जा सकता है या पॉसिबल है, अगर दोनों ओर किसी तरह से क्रिएट कर दें या ऐसा हो जाए, दोनों ओर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर आ जाएं और दोनों ओर न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल आ जाए, तब ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, क्यों? क्योंकि भैया न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल एक ही साइड में पाई जाती है और दूसरी साइड में न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर ही पाया जाता है। तो जब तक वो केमिकल रिलीज करेगा, ये केमिकल रिसीव करेगा, तो इसलिए कैसा रहेगा, हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही रहेगा, बाई डायरेक्शनल ये नहीं हो सकता। तो इस यूनी डायरेक्शनल का इतना मतलब होता है, समझिए, समझे कितने तरीके का है। अब केमिकल तो केमिकल है, अब समझो जरा सा, पढ़ा है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सब तरीके के केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ जो एक्साइट करते हैं, कुछ जो इनहिबिट करते हैं, तो केमिकल तो सब तरीके के होते हैं। तो इसीलिए अब आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा ये दोनों तरीके का क्यों है, क्योंकि केमिकल दोनों तरीके के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी इनहिबिटरी भी। तो बेटा ये दोनों तरीके का होता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसको अगर भूल जाए ना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, केमिकल तो दोनों तरीके के ले सकते हैं, एक्साइटेटरी भी इनहिबिटरी भी। फिर बोल रहे हम लोग, हाँ अब ज्यादातर देखिए हम लोग कौन है, एक बात बताइए, एक एग्जांपल में हम लोग कौन है, आलसी इंसान है। घर में मम्मी से कहते हैं थोड़ा पानी दे दो, या अपना बगल में दोस्त उससे कहते हैं लो भाई ऊपर जा रहे हो ये बोतल भरे लाओ, तुम भी जा ही रहे हो, है ना। तो हम लोग आलसी इंसान है, क्योंकि हमारे ज्यादातर, ऐसे याद रखना, हमारे ज्यादातर जंक्शन कौन है, स्लो वाले हैं। स्लो वाले कौन से हैं, केमिकल वाले, इसीलिए हम लोग आलसी हैं। आज पता चला है क्यों सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती है, क्योंकि 98% तो ये स्लो वाले भर दिए हो हैं, और काम हमसे फास्ट की उम्मीद करते हो। तो मोर देन 98% नहीं, उससे भी ज्यादा। तो ये बॉडी का कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं, 98% से ज्यादा। तो मोर देन 98% साइनेप्स आर केमिकल साइनेप्स। आई बस में फिर से देखो, एक बार पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। इधर देखो, बोलो ये जो मेम्ब्रेन है क्या बोलोगे इसको, बोलो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है क्या बोलोगे इसको, ये जो भरी हुई है इनको क्या बोलोगे, बीच में जो गैप है इसको क्या बोलोगे, कितनी वैल्यू होती है, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा कौन रिसीव करेगा, बोलो बेटा, और फिर कहां जाके फ्यूज हो जाएगा, क्या रिलीज करेगा, कहां रिलीज करेगा, कौन रिसीव करेगा, कहां पाए जाते हैं ये, किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो कैसा होगा, कैसा होगा, फिर से बोलो, क्या इन्वॉल्व होगा, अरे फिर से बोलो क्या इन्वॉल्व होगा, इंपल्स ट्रांसमिटेड कैसा कैसा हो सकता है, कैसा डायरेक्शनल, अरे कौन सा डायरेक्शनल भैया, कौन सा, कितना परसेंट बनाएगा, ज्यादा, 98% से। चलो तो अगले वाले पे भी आ जाओ भैया, ये इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल। सीधे देखो तार लगा दिया है, एक तार लगा हुआ है, इस तार को कहते हैं गैप जंक्शन, क्या बोलते हैं। अब देखो भैया ऐसा है, ऐसी सेंसिटिव चीज है, इतना महीन वायर है, जरा सा हिल गया तो टूट जाएगा। तो भगवान भी समझदार है, उन्होंने ना जगह कम रखी है। यहाँ जगह कितनी थी 20, और यहाँ जगह देखो कितनी रख दी है यहाँ, हाँ यहाँ पे ये देखिए ये जगह है इसकी, ये लीजिए यहाँ जगह देख रहे हो 2 नैनोमीटर। तो यहाँ जगह कम होती है, समझे। अब बेटा तार लगा है, आप ही बताओ, तार में चाहे इधर से करंट दो चाहे उधर से करंट दो, दोनों ओर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। वैसे ऐसे याद रखना, ये समझो एक कॉपर का वायर जोड़ दिया है हमने दोनों ओर, और मेम्ब्रेन तो है ही, ये है तो वही मेम्ब्रेन, समझे। तो दोनों ओर ये हो सकता है, तो इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है और ये यूनी डायरेक्शनल है। सीधे सीधे जाना है, कुछ करना तो है नहीं,
सीधे आया इम्पल्स, इसने भेज दिया। एक तो जगह भी बहुत कम है, समझ रहे हैं, तो यानी कि ये कैसा होगा, फास्ट होगा, समझे। ये क्या होंगे भैया, कम है, हम लोग फास्ट तो कम ही है ना, इसलिए ये बनाते हैं लेस देन 2%, समझे। और बोल रहे बेटा ये तो इम्पल्स है ना, तो ये हमेशा एक्साइटेटरी ही होगा, ये कैसा होगा, हमेशा एक्साइटेटरी ही होगा, समझे। तो फिर से आ जाओ बेटा, ये जब बोलो, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एज सच भेज दिया जाता है, ऐसे साइनेप्स को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इन पे बेटा ये अभी बताया था मैंने, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जंक्शन जो पाया जाएगा, यहां जंक्शन होता है, इस जंक्शन को क्या बोलोगे, गैप जंक्शन। दोनों के बीच में जो जगह होती है, इस जगह, ये जगह कितनी होती है यहाँ पे, 2 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पे जगह कितनी थी आपकी, 20 नैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह कितनी थी, 20 नैनोमीटर, यहाँ जगह है 2 नैनोमीटर। कौन सा फास्ट होता है और कौन सा स्लो होता है, किसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, किसमें कभी नहीं इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा यूनी डायरेक्शनल होता है, कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है, कौन सा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होता है, कौन सा केवल एक्साइटेटरी होता है, कौन मोर देन 98%, कौन लेस देन 2%, इलेक्ट्रिकल, समझे। चलिए क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, चलिए ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, नोट करिए इसको।